ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम कंकैटिनेशन के बारे में बात कर रहे थे और स्ट्रिंग ऑपरेशंस की बात कर रहे थे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपके पास कंकैटिनेशन का ऑपरेटर होता है। और कंकैटिनेशन ऑपरेटर ये एंड का सिंबल, जो हम एंड का इंग्लिश एंड होता है, ये वो एंड है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो स्ट्रिंग है, हेलो, फिर एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर, फिर एक स्पेस, फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर, फिर वर्ल्ड। तो इसके इससे रिजल्टेंट जो आपके पास स्ट्रिंग बनेगी वो आपने न्यू स्ट्रिंग में रख दी। न्यू स्ट्रिंग में बेसिकली क्या चला जाएगा? हेलो वर्ल्ड विद स्पेस इन बिटवीन, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास क्या कहते हैं कि, हाँ, अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग एंटर करना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है कि एंटर 10 कैरेक्टर्स, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम टू फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रिंग। कंडीशन क्या है कि नॉन लेटर, कोई भी नो नॉन लेटर कैरेक्टर मस्ट बी एंटर्ड। यानी कि सारे कैपिटल और लोअर केस लेटर्स हो सकते हैं, लेकिन लेटर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, फाइनल स्ट्रिंग ऑफ टाइप स्ट्रिंग। जी वो होगी जो हम वन बाय वन लेटर्स डाल रहे होंगे तो फाइनल स्ट्रिंग बनी हुई। अच्छा, जो यूजर एंटर करेगा कैरेक्टर, उसका नाम हमने रखा हुआ है इन कैरेक्टर, और उसकी टाइप डेटा टाइप 4। फाइनल स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर दो विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग, और इन कैरेक्टर जो हमारे पास वेरिएबल है उसको आपने एम्प्टी कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। अब एक लूप चलाते हैं। लूप में क्या हो रहा है? फॉर काउंट 1 to 10 आप कैरेक्टर इनपुट करें। अगर कैरेक्टर जो है वो है कैपिटल ए या ए से बड़ा, या कैपिटल जी या जी से छोटा, या छोटा ए या छोटा ए से बड़ा, एंड छोटा जी, लोअर केस जी एंड जी से छोटा, अगर इन इस रेंज में लाई करता है, यानी कि वो कैपिटल लेटर की रेंज में है या लोअर केस की लेटर में रेंज में, दैट मीन्स इट मस्ट बी अ लेटर। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट मीन्स द एंटर्ड कैरेक्टर इज एक्चुअली लेटर। इन विच केस हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मीट होती है, और हम क्या करेंगे, फाइनल स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर कंकैटिनेट करके फाइनल स्ट्रिंग में ही रखते जाएंगे, ठीक है ना। सो एवरी टाइम आई एंटर अ न्यू कैरेक्टर, और फाइनल स्ट्रिंग में पिछली फाइनल स्ट्रिंग में नया कैरेक्टर ऐड होगा, और आप उन एडेड न्यू कैरेक्टर के साथ फाइनल स्ट्रिंग में ओवरराइड कर देंगे, पिछली वैल्यू को आप गायब करते हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखें कि नेक्स्ट जो है इस कंडीशन के साथ लिंक्ड है। दैट मीन्स मेरा काउंटर बढ़ेगा ही नहीं अगर मेरे पास लेटर ना इनपुट हो। अगर अब आपने ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दैट मीन्स इट वाजंट अ लेटर, इन विच केस मैं यहाँ पे आऊंगा ही नहीं, इन विच केस मैं कंकैटिनेशन भी नहीं करूंगा, एंड फाइनली नेक्स्ट भी नहीं होगा। सो आप बेशक 100 कैरेक्टर्स एंटर करो, लेकिन काउंटर आपका 10 दफा ही बढ़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट जो है डिपेंडेंट ऑन दिस कंडीशन है, ठीक है ना। एंड व्हेन दिस लूप एंड एग्जिट्स, व्हेन दिस लूप फिनिशेस, तो फिर तब आप यहाँ पे लगा सकते हैं आउटपुट द फाइनल स्ट्रिंग, और मेरी फाइनल स्ट्रिंग आउटपुट हो जाएगी इन सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स दैट वर इनपुट, ठीक है। दिस इज हाउ कंकैटिनेशन इज यूज्ड। अच्छा, इसके बाद अगली बात करते हैं कि अगर आपने सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना है, ये भी अगेन एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशन है, ठीक है ना। सब स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप एक बड़ी स्ट्रिंग, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट है, कंप्लीट के अंदर ये लिखा हुआ है दिस इज अ लार्जेस्ट स्ट्रिंग, ये आपके पास एक पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। इसमें से अगर मैंने एक सब स्ट्रिंग, यानी कि स्मॉलर स्ट्रिंग फ्रॉम दिस लार्जेस्ट स्ट्रिंग अलग करना है, तो मेरे पास सब स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया हुआ है, सब स्ट्रिंग मेरा फंक्शन है, क्या इसके अंदर कोड क्या है दैट डजेंट मैटर, आपने सिर्फ इसको यूज करना है, ठीक है ना। उसके पहले पैरामीटर में आपके पास आ जाएगा, यानी पहली वैल्यू जो है आप स्ट्रिंग का नाम डालेंगे। इन दिस केस हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है वो कंप्लीट है, उसका नाम कंप्लीट है। और आपने कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है ना, आपने पढ़ना शुरू करना है 11th से, ठीक है ना। और आपने अगले 13 के लेटर्स पढ़ने हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। सो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगले 13 लेटर्स पढ़ने हैं, दैट मीन्स के 11th पोजिशन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ से, ठीक है ना। सो मैंने अगले 13 लेटर्स पढ़ने हैं, तो यहाँ पे आप बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो नाउ इस फंक्शन के नतीजे में क्या होगा कि आपके पास सब जो है, एक मेरे थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि ये एक्चुअली नेक्स्ट 6 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली नेक्स्ट 6 कैरेक्टर्स नहीं है, ये है 11th कैरेक्टर्स। इनफैक्ट मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ये पढ़ना शुरू करेगा फ्रॉम 11th पोजिशन, ठीक है,
और अगले 13 कैरेक्टर्स पढ़ेगा, ठीक है ना। अब अगले 13 कैरेक्टर्स का मतलब ये है कि लेट्स जस्ट लुक फॉर द 11th पोजीशन फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये स्पेसेस भी गिने जाते हैं, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ और ये 11th। यानी यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा और यहाँ से अगले 13 कैरेक्टर्स पढ़ने, इंक्लूडिंग वेयर इट्स रीडिंग फ्रॉम। सो ये एल जो है ये शामिल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका मतलब ये कि दिस इज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग से मैंने इस फंक्शन को यूज करके सब के अंदर जो चीज रखी हुई है वो होगी सब स्ट्रिंग लार्जेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ वी अप्लाई दिस सब फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल एक पोजीशन वर्ड है, ठीक है ना, आपके पास जरूरी नहीं कि ये वेरिएबल ही का नाम यूज होना चाहिए, आप एक्चुअल स्ट्रिंग जैसे यहाँ पे मैंने पोजीशन यूज किया वो भी कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया कि थर्ड पोजीशन यानी कि ये वाली, इससे पढ़ना शुरू करना है और अगले 3 लेटर्स पढ़ने, तो इसमें आपके पास सेट अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सेट अलग कर दिया। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एनी स्ट्रिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर 0 or 1। Therefore, if you're using 0 as the first index position, 1 will be the second, 2 will be the third, and so on. Therefore, if we're using 0 as the first index position, substring आपके पास अगर सेट क्रिएट करना है जिस तरह यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 एज द फर्स्ट पोजीशन, अब आप यहाँ पे 2 एज द फर्स्ट पोजीशन करेंगे, ठीक है ना। दैट्स द मेजर डिफरेंस। अच्छा, बाकी है कि आपके पास 3 कैरेक्टर्स उसी तरीके से होंगे, बिकॉज पहले भी 3 थे अब, लेकिन बस ये कि स्टार्टिंग पोजीशन क्योंकि अब 0 इंडेक्स से कंसिडर हो रहा है, तो थर्ड पोजीशन इज एक्चुअली द सेकंड पोजीशन, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट सब स्ट्रिंग्स। अच्छा, बाद में आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में और अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड बुलियन ऑपरेटर्स इनफैक्ट। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके पास फॉर एग्जांपल ये मल्टी ऐड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और रेज टू पावर है, मॉड है और डिव है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टी ऐड तो एडिशन है, ठीक है, ये तो हम वर फेमिलियर विद दिस। तो अगर मेरे पास इसको यूज करना है तो हम इस तरह करेंगे जनाब, ए इज प्लस बी, ये आपकी एडिशन में आपकी जो ए और बी के जो कंटेंट्स हैं उसकी वैल्यू जो है ऐड होके आपके पास सी में चली जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ए और बी के कंटेंट्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट प्रोडक्ट उनका सी में रख दिया जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो ए माइनस बी उनका डिफरेंस जो है स्टोर सी में हो जाएगा। अगर आप डिवीजन करते हैं तो आपके पास ए डिवाइड बाय बी। अच्छा, अब ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एक डिव है और एक आगे जाके मैं चीज कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं ए डिव बी, ठीक है ना, डिव बी। अच्छा, अब ए सादी डिवीजन जो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश वाली है, ठीक है, ये कमेंट्स है बाय द वे, इसको डिवीजन ना समझिएगा। ये आपकी जो सादी डिवीजन है विद दिस फॉरवर्ड स्लैश और ये वाली जो डिवीजन है विद डिव, इसमें फर्क क्या है, इसको मैं फर्क आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल करूँ 5 डिव 2, तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है ना। इसको इंटीजर डिवीजन कहते हैं, विच मीन्स हम रिमाइंडर को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ जो होल नंबर पोर्शन बन रहा है उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। वेर एज अगर ये होता है ना 5 फॉरवर्ड स्लैश 2, तो यहाँ पे आंसर आना रहता है 2.5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और ऑपरेशन है, इसको मॉड कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मॉड को समझें क्या है। मॉड इज 5 mod 2, मॉड ऑलवेज रिटर्न्स द रिमाइंडर, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं 5 को mod 2 कर रहा हूँ तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, बिकॉज देयर 5 पूरा पूरा 2 पे तो जाता नहीं, तो आपका रिमाइंडर 1 बनेगा। सो इफ एनी पॉइंट आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसमें रिमाइंडर की जरूरत है तो आप मॉड यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर इंटीजर डिवीजन की जरूरत है तो आप डिव यूज करेंगे। ये फ्लो चार्ट्स में भी यूज होता है, सुडोकोड में भी यूज होता है, बट दिस इज हाउ इट्स अप्लाइड, ठीक है ना। बाकी ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कंपैरिजन करते वक्त या तो वो कंपैरिजन का अप्लाई होता है या नहीं होता, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्रेटर देन है, अब ग्रेटर देन में आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है ए इज ग्रेटर देन बी, नाउ आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और इट इज नॉट, ठीक है ना। तो इसका भी आउटकम सिर्फ ट्रू या फॉल्स होता है। इस तरह यहाँ पे आपके पास ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, ए ग्रेटर इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, इन सब की जो ऑपरेशंस हैं, ये सब के जो कंपैरिजन स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आता है। एंड फाइनली दिस इज नोन एज दी क्या कहते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। अब ये पॉसिबल है यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्जांपल एक रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ओनली सिंगल डिजिट नंबर्स जो है यूज हों, सो हम इसको कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 9। तो अगर मेरे पास एक नंबर इनपुट हुआ है और वो इस रेंज को सेटिस्फाई करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, इनपुट ए एंड ए इज, इफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी कि 1 या 1 से बड़ा,
एंड ए 9 या 9 से छोटा है, दैट मीन्स इट्स सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब देखो 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 5 जो है ए या 1 से बड़ा भी है, और 5 9 या 9 से छोटा भी है, ठीक है ना। लेकिन 13 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बिकॉज वो बेशक 1 या 1 से बड़ा है लेकिन 9 या 9 से छोटा नहीं है। सो चूंकि वो 13 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए ये भी और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं करूं यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ एक नंबर, यानी कैसे कह सकते हैं कि लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट इट टू बी अ लेटर, ठीक है ना, लोअर केस लेटर। सो हम क्या कर सकते हैं कि ए मेरे पास बी फॉर एग्जांपल इज ग्रेटर इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू जी। सो अगर एक कोई आपने बी कैरेक्टर एंटर किया और वो इस रेंज में लाई करता है, दैट मीन्स इट इज इन फैक्ट ए लोअर केस लेटर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके गिर्द नॉट लगा देता हूँ ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉट लगा देता हूँ, तो मेरी यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हो रही है कि जनाब वो लोअर केस लेटर नहीं है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल ये वाली जो सिचुएशन है, अगर मैं नॉट ना लगाता, तो दिस वुड हैव बीन ट्रू फॉर एनी लोअर केस लेटर, यानी मैं अब छोटा केस बी एंटर करूँ, सी एंटर करूँ, तो उन सबके लिए कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसकी गिर्द लगाता था ना नॉट, फॉर एग्जांपल यहाँ में नॉट लगा दिया, तो अब ये कंडीशन जो है ट्रू है ओनली इफ इट इज नॉट दिस, ठीक है ना। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल एंटर कर देता हूँ एट द रेट का सिंबल, ठीक है ना, एट द रेट का सिंबल कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एंटर कर देता हूँ ना, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू होगी, because it is not greater than equal to a and less than equal to z. This symbol is not within this range. और चूंकि not है, that means it is true। और अगर आप उसको लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ना, तो ये जो वैल्यू है, इतने पार्ट के लिए वो फॉल्स होगा, बिकॉज a is at the rate symbol is not greater equal to a and less than equal to z, तो इतने पार्ट के लिए फॉल्स होगा। और फॉल्स को अगर आप फिर इन्वर्ट करते हैं ना नॉट के साथ, तो वो ट्रू हो जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि अगर आपने इसके अलावा देखना है, तो वो उसके लिए बाहर नॉट लगाते हैं। अभी एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि क्या वो नंबर बी, जो मेरा लेटर बी एंटर किया है, क्या वो ए या ए से छोटा है, यानी ए से छोटा है, और जी जो बी है आपका, क्या वो जी छोटे जी से बड़ा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये कि अब ये चीज मैं बात जुमला लिख रहा हूँ ना, इफ वाला, दिस एग्जैक्टली मीन्स द सेम थिंग एज दिस, यानी कि ये दोनों ये सेम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप जरा गौर करें, तो ये चीज और ये चीज सेम है। तो वो सेम कैसे है कि यहाँ पे भी मैं चेक कर रहा हूँ कि स्मॉल ए और स्मॉल जी के अलावा, यानी स्मॉल ए टू स्मॉल जी के अलावा तमाम लेटर्स, और यहाँ पे भी मैं चीज कर रहा हूँ कि स्मॉल ए से पहले जितने लेटर्स हैं और स्मॉल जी के बाद जितने कैरेक्टर्स हैं उनको मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि स्मॉल ए शामिल नहीं है उसमें, स्मॉल जी शामिल नहीं है, और उसके बीच में जितने भी लेटर्स हैं वो शामिल नहीं है, लेकिन ए से छोटा हो सकता है, जी यानी छोटे ए से छोटा हो सकता है, और छोटे जी से बड़ा हो सकता है, तो वो मेरा एक्सेप्टेबल है। दैट मीन्स बेसिकली वी आर चेकिंग फॉर एवरीथिंग अदर देन द रेंज ऑफ ए टू जी, ठीक है ना। एग्जैक्टली हाउ हाउ वी डूइंग दिस, ठीक है ना। अभी देखो मैं फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ कैपिटल जी। अब कैपिटल जी मेरा ख्याल है हमारे एस की टेबल में इससे पहले आता है, तो इसका मतलब है कि बेस्ड ऑन कैपिटल जी ये वाला हिस्सा ट्रू होगा। अब चूंकि ये और स्टेटमेंट लगी है बीच में, तो इसकी इस पूरी कंडीशन का सिर्फ एक हिस्सा भी ट्रू हो जाए ना, तो वो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज बीच में और है। तो इस तरह मैं एंटर कर देता हूँ से मल्टीप्लाई का सिंबल, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई का सिंबल इसके बाद आता है, सो उसकी बेस पे ये वाला हिस्सा ट्रू हो जाएगा मल्टीप्लाई का सिंबल, और चूंकि और है तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स है। दिस कम्स वेरी हैंडी जब आपने कोई रेंज डिफाइन करनी होती है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो होते हैं प्रोसीजर, फंक्शंस और उनके पैरामीटर्स, ठीक है। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों, ये जो प्रोसीजर और फंक्शन क्या होते हैं, दीज आर सब रूटीन, ठीक है ना। अब सब रूटीन क्या चीज़ होती है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अपने प्रोग्राम के थ्रू बार बार चलाना है, यानी एक जगह पे नहीं लेकिन डिफरेंट स्पेसिस पे बार बार चलाना है, तो आपको एज ए सब रूटीन डिफाइन कर दें एक दफ़ा, और सब रूटीन को सिंपल एक लाइन से कॉल कर देंगे जहाँ जहाँ आपको उसको ज़रूरत है, तो वहाँ पे वहाँ वहाँ वो कॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने एक प्रोग्राम बनाना है विच इज़ easy to implement and क्या कहते हैं कि इट्स नॉट, इट्स easier to write, कोड भी छोटा हो जाता है, easier to maintain, ठीक है। so अगर आप एक सब रूटीन डिफाइन कर देते हैं, आप उसको 10 दफ़ा बेशक कॉल करें, लेकिन डिफाइन एक दफ़ा करना जरूरी है।
लेकिन अगर आप सब रूटीन नहीं यूज करेंगे तो सब रूटीन की जगह जो जो आपने स्टेटमेंट्स लिखनी थी वो आपको 10-10 12-12 दफा लिखनी पड़ सकती हैं। उससे आपका कोड अननेसेसरली लार्ज बनता है। तो सब रूटीन यूज करने चाहिए। सब रूटीन आपके पास दो किस्म के होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, फंक्शंस होते हैं। प्रोसीजर क्या है कि वो आप अपने प्रोग्राम में एक दफा प्रोसीजर डिफाइन कर दो, तो अपने प्रोग्राम के थ्रू जहां मर्जी से आपने कॉल करना है आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ठीक है ना। सो इट इज स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट ग्रुप टुगेदर, लेकिन वो कुछ रिजल्ट, वो अपना स्टेटमेंट चला देंगे लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। देयर इज अ प्रोसीजर्स। वेल्स फंक्शन जो है वो भी लाइक प्रोसीजर वही चीज करेंगे, उसके अंदर भी अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो उन्होंने चलानी। लेकिन अनलाइक प्रोसीजर्स, आपका जो फंक्शन होता है इसने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाने के बाद कुछ रिटर्न भी करना होता है, यानी एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जहाँ पे मेन प्रोग्राम में ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो ये अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाने के बाद कुछ रिटर्न करेगा। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। में एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर तीसरी आपके पास चीज आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर पैरामीटर्स, ठीक है। अब पैरामीटर जो है, आप जब प्रोसीजर हो या फंक्शन हो उसको डिफाइन करते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको ये आप डिफाइन कर देते हैं कि जनाब मैं इसको ये डाटा प्रोवाइड करूंगा और उस डाटा पे ये सब रूटीन्स काम करेंगे। अब वो तो जो डाटा आपने प्रोवाइड करना है वो आप एज अ पैरामीटर उसको पास कर देते हैं। सो बेसिकली आप डिफाइन कर देंगे कि इन सब रूटीन्स को इन डाटा के साथ चलना है, तो वो डाटा जो जो उसको पास होगा, जो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, दोज आर इट्स पैरामीटर्स, ठीक है ना। पैरामीटर कितने होते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन जितने भी होंगे आप उसको सब रूटीन डेफिनेशन में एक दफा डिफाइन कर दें, और आप जब उसको कॉल करेंगे तो दे शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ बीइंग कॉल्ड, ठीक है ना। इनफैक्ट उसका ऑर्डर और उसकी डाटा टाइप भी वही होनी चाहिए जो प्रोसीजर डिफाइन करने के टाइम पे हुई थी। तो अभी आगे एग्जांपल देखते हैं तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट अ प्रोसीजर एंड अ फंक्शन एग्जांपल विद पैरामीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द एग्जांपल फॉर प्रोसीजर। ये प्रोसीजर क्या कर रहा है, दो नंबर्स इनपुट लेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 3 और 8 इनपुट लेते हैं, तो इसका नाम टोटलिंग रखा हुआ है। अगर हम इसको दो नंबर्स एज अ पैरामीटर पास करेंगे 3 और 8, तो ये सब रूटीन क्या करके देगा कि 3 से 8 तक का सम जनरेट करके आपको यानी कि रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। अब चूंकि ये प्रोसीजर है तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस यानी कि कैलकुलेट तो कर रहा होगा लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर। नाउ लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो दो नंबर आप देंगे, जैसे 3 और 8 दिया, तो 3 से 8 के दरमियान जितने भी नंबर हैं इंक्लूडिंग 3 और 8, उनका सम रिटर्न करने से, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सब रूटीन। अब इसको डिफाइन करने का तरीकेकार क्या है कि मेरे पास प्रोसीजर का कीवर्ड आएगा फॉलोड बाय द नेम ऑफ माय सब रूटीन। मैंने यहाँ पे टोटलिंग उसका नाम रखा हुआ है। तो टोटलिंग में इसका डबल एल होना चाहिए मेरे ख्याल से, यस डबल एल। टोटलिंग में हम क्या करेंगे, ये मैंने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए। इसको एक मुझे स्टार्ट वैल्यू देनी है ऑफ इंटीजर टाइप और एक एंड वैल्यू देनी है ऑफ इंटीजर टाइप। सो व्हेन एवर टोटलिंग इज बीइंग कॉल्ड, नहीं स्पेलिंग सही थे, जब व्हेन एवर टोटलिंग इज बीइंग कॉल्ड इट विल बी रिक्वायरिंग टू इंटीजर वैल्यूज, ठीक है ना। सो मैंने डिफाइन इस तरीके से कर दिया है कि उसका नाम अपनी मर्जी से दे दें मीनिंगफुल, और उसकी टाइप में भी डिफाइन कर दिया कि इसी टाइप का डाटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास एक प्रोसीजर का हेडर बन जाता है। अब इसके अंदर जो है प्रोसीजर की डेफिनेशन आ जाती है, यानी ये प्रोसीजर क्या क्या काम करेगा अपनी सब रूटीन ऐसा, यानी जब इसको मैं कॉल करूंगा तो उसने क्या क्या काम करने हैं, तो वो उसकी प्रोसीजर बॉडी में डिफाइन होता है। एज यू कैन सी हियर कि इस प्रोसीजर के अंदर क्या हो रहा है कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ टाइप इंटीजर, उसका नाम है टोटल, और एक लूप चला रहा हूँ। लूप में क्या होगा, जितना जो आपने स्टार्ट वैल्यू पास की है और ये चलेगा स्टार्टिंग पोजीशन से, और आप इसको चलाएंगे एंडिंग पोजीशन तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 और 8 एज ए पैरामीटर पास करूं तो ये 3 to 8 चलेगा लूप। और विद इन द लूप में क्या कर रहा हूँ कि काउंटर के अंदर जो सॉरी टोटल के अंदर जो उस टाइम भी काउंटर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 वो ऐड कर रहा हूँ, टोटल में सेव कर रहा हूँ। उसके बाद लूप इंक्रीमेंट होगा तो मैं उसी 8 के अंदर फिर अगली वैल्यू जो कि 9 वो ऐड करके 17 बना दिया, एंड आई विल डू दिस टिल आई रीच माई फाइनल वैल्यू विच शैल बी 8, ठीक है। 17 नहीं, वो 3 से सॉरी 3 प्लस 3 प्लस टोटल, मैं टोटल में सेव कर दी, फिर 4 प्लस 3, पिछला 3 था वो 7 ऐड कर दें, 7 में सेव कर देंगे, फिर 5 प्लस 7 ये आपके पास 12 आ जाएगा। इस तरीके से आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, टोटल में ऐड करते जाएंगे टिल योर लास्ट वैल्यू विच फॉर एग्जाम्पल इज 8, ठीक है ना। और एट द एंड ऑफ दिस लूप हमने सिंपली रिजल्ट ऑफ टू वैल्यूज इनपुट उसका टोटल रिटर्न कर दिया लाइक दिस। अब ये इनपुट नहीं हो रहा, एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये कि टू नंबर्स कहते हैं इसको, वो आपने ये रिटर्न कर दिया। अच्छा, एज यू नोटिस हियर अगेन आई एम सॉरी मैंने रिटर्न का लफ्ज यूज किया, ये रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ आउटपुट कर रहा है। रिटर्न फंक्शन करता है, प्रोसीजर्स डू नॉट रिटर्न।
अच्छा, अब हमने यहाँ जिक्र किया था कि आपका जो मेन प्रोग्राम होता है ना, दिस इज बेसिकली वेयर द सब रूटीन्स आर कॉल्ड। सब रूटीन डेफिनेशन अलग है, और मेन प्रोग्राम से पहले उसको डिफाइन करेंगे, कॉल करने से पहले डिफाइन करेंगे। तो मेरे मेन प्रोग्राम में जो मैंने सब रूटीन बनाई है, जो डिफाइन किया, मैं उसको कॉल करूंगा। लेट्स सी हाउ इट्स बीइंग कॉल्ड। ये मेरा मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम में मुझे कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, फर्स्ट और लास्ट अलग से हैं, ठीक है ना। दे आर डिफरेंट देन दिस एंड दिस, ठीक है ना। ऑफ टाइप इंटीजर। मैंने यूजर से मांगा जनाब फर्स्ट नंबर एंटर करें, फॉर एग्जांपल उसने 3 इनपुट किया, और फिर मैंने यूजर से दूसरा नंबर इनपुट मांगा विच इज लास्ट, और फॉर एग्जांपल उसने 8 एंटर किया। अब आप क्या करेंगे, आपने टोटलिंग में दो पैरामीटर्स चाहिए, स्टार्ट और एंड। आपने स्टार्ट की जगह फर्स्ट पास कर दी, और एंड की जगह आपने लास्ट की वैल्यू दे दी। चूंकि दोनों ही टीजर वैल्यूज हैं, यू कैन डू दैट, ठीक है ना। आप नाम उसका जो मर्जी रखें, लेकिन इसके कंटेंट जाके एट द एंड स्टार्ट या एंड के अंदर ही जाके सेव होगा, और उसके अंदर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट और एंड के हिसाब से होगा। लेकिन यूजर से आप जो इनपुट्स ले रहे हैं वो किसी अपनी मर्जी के वेरिएबल से आप यानी कि टाइप उसके नाम से रख सकते हैं, लेकिन होना वो इंटीजर टाइप का चाहिए, बिकॉज आपने सब रूटीन हेडर में डिफाइन किया कि ये इंटीजर के अलावा कुछ नहीं ले सकता। तो आपने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट एज अ पैरामीटर पास कर दिया टोटलिंग को, और दिस इज व्हाट इज नोन एज अ सब रूटीन, सॉरी, प्रोसीजर कॉल। सो टोटलिंग पहले आपने डिफाइन कर दिया, अब जब इसको इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो आप कॉल का कीवर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद टोटलिंग जो है आपका जो नाम ये था वो, और जो पैरामीटर्स पास करने हैं वो। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये तो हमने बात तय कर ली कि फर्स्ट एंड लास्ट हैव टू बी द सेम टाइप, इंटीजर इंटीजर। लेकिन ये भी बात है कि जो आप इंटेंडेड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्टिंग वैल्यू जो देनी है वो पहले ही पास होएगी। ये नहीं हो सकता कि मैं लास्ट और फर्स्ट कह दूं। अगर मैं लास्ट और फर्स्ट कह दूंगा तो लास्ट के कंटेंट्स यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे और फर्स्ट के कंटेंट्स एंड में चले जाएंगे, इससे मेरा रिजल्ट गलत आएगा। सो जिस ऑर्डर में पैरामीटर्स मांगे जाएं, आपको कॉल करते हुए वही ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एग्जैक्ट दिस इज अ फंक्शन एग्जांपल। इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो सिर्फ इतने हैं कि आपका फंक्शन हेडर में आपने उसी तरह नाम वगैरह सारा पैरामीटर्स वही हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपने हेडर में डिफाइन करना है कि जनाब ये चूंकि फंक्शन है इसमें कुछ रिटर्न करना है, तो रिटर्न भी किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आपने इंटीजर टाइप में डिफाइन कर दी। सो इट इज सपोज्ड टू रिटर्न इन इंटीजर टाइप डाटा, दिस इज योर इंटीजर टाइप डाटा, ठीक है ना। बाकी सब रूटीन के अंदर वही सारा काम हो रहा है जो कि पहले प्रोसीजर के अंदर हो रहा था, बस फर्क इतना है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग एन आउटपुट, आई एम रिटर्निंग द वैल्यू दैट वाज जनरेटेड। जो टोटल बना था आप उसको आउटपुट करने के बजाय आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न का मतलब ये नहीं कि वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, नो 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 नो, ऐसा हर किस बात नहीं है। रिटर्न का मतलब ये होता है कि एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया, एक सब रूटीन, ये जब कॉल होएगी तो ये एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। वो रिजल्ट जो प्रोड्यूस होगा मेन प्रोग्राम के अंदर, अब आप उसकी आपकी मर्जी है कि आपने उसको किस तरीके से यूज करना है। आप चाहे किसी और वेरिएबल में रखना चाहें रख दें, आप चाहे उसको स्क्रीन पे आउटपुट करना चाहें, दैट्स अप टू यू, लेकिन उसने उसका काम है कि सिर्फ रिजल्ट प्रोड्यूस करो, और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है हमेशा फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ रिटर्निंग अ वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ फंक्शन कॉल लुक्स लाइक। मेरा मेन प्रोग्राम के अंदर उसी तरीके से मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, यूजर से इनपुट लिया और वो दोनों फर्स्ट क्लास एज पैरामीटर पास किया। अब यू नोटिस कि यहाँ पे कॉल का वर्ड नहीं यूज हो रहा। कॉल का वर्ड इसलिए यूज नहीं हो रहा बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोसीजर, प्रोसीजर में कॉल का वर्ड यूज होता है। इंस्टेड व्हाट वी डूइंग हियर इज कि मैं सीधे सीधे टोटलिंग को कॉल करें, फर्स्ट क्लास एज पैरामीटर पास करें, सिंस इट्स अ फंक्शन इट इज सपोज टू रिटर्न सम वैल्यू, और वो जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो आपने रिजल्ट में सेव कर दी। एंड फाइनली आप यहाँ पे जो भी रिजल्ट था उसने जो भी प्रोड्यूस किया था, फॉर एग्जाम्पल 33 प्रोड्यूस किया होगा, जैसे एज हमने 3 और 8 के हिसाब से देखा, तो 3 और 8 जो है उनका जो ये फंक्शन है वो 33 आउटपुट करता है, सॉरी 33। तो 33 जो इसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया आपने रिजल्ट में सेव कर दिया, और उसके बाद आउटपुट मैंने कुछ और किया। मैंने रिजल्ट के जो भी कॉन्टेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आउटपुट किया, तो इन दिस केस मेरे स्क्रीन पे 66 लिखा आएगा। ठीक है, आप देखो कि मुझे आउटपुट अगर कराना है ना तो मुझे कैटेगोरिकली आउटपुट का वर्ड यूज करना है, ठीक है। यू डोंट नीड दिस ब्रैकेट्स हियर, ये पाइथन में यूज करते हैं, लेकिन आपको बकायदा उसको आउटपुट करने के लिए अलग से स्टेप लेना पड़ेगा। वैसे प्रोसीजर में आप डायरेक्टली आउटपुट करके उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे आपके पास फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आप उसने जिस मर्जी तरीके से यूज करना है दैट्स अप टू यू। आउटपुट करना है, आउटपुट की कमांड डाल के आप आउटपुट करा सकते हैं। मैंने आउटपुट भी कराया है और उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कराया है, ठीक है ना। बट इट वाज अ फंक्शन, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा फर्क अंडरस्टैंड करना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है ना। आपके पास एक ऐसा वेरिएबल जो कि सब रूटीन के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है, उसका स्कोप लोकल होता है। स्कोप का मतलब है उसकी एग्जिस्टेंस। उस सब रूटीन के अंदर अंदर उसकी वेरिएबल की डिक्लेरेशन अगर हो जाती है तो उस सब रूटीन के बाहर उसकी कोई हैसियत नहीं है, इट इज नॉट रिकग्नाइज्ड, इट इज नॉट नोन टू एनीथिंग आउटसाइड दैट सब रूटीन। और इसी तरह अगर ग्लोबल वेरिएबल है उसकी डिक्लेरेशन सब रूटीन से बाहर होती है, इनफैक्ट सबसे ऊपर होती है, अपने एल्गोरिथम के सबसे ऊपर में लिखा होता है। और दूसरी बात ये
कि जब आपने इसको डिफाइन कर दिया हुआ है, आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और ग्लोबल है, तमाम सब रूटीन्स, इनफैक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर, ऑल पार्ट्स ऑफ नॉट कंप्यूटर बट ऑल पार्ट्स ऑफ योर कोड कैन एक्सेस दैट सब रूटीन, ठीक है ना। तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास यहाँ पे शुरू में, अपने एल्गोरिथम के शुरू में आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, num1 num2 ऑफ टाइप इंटीजर। num1 को आपने दे दिया 10 और 20। अब ये नोटिस कर रहे हैं कि मैंने सब रूटीन के सबसे, ये सब रूटीन मेरी यहाँ पे डिफाइन हो रही है, लेकिन सब रूटीन से पहले मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके डिफाइन कर दिए। दैट मीन्स मैं उनको इनिशियलाइज कर दिया और मैंने ये प्रिंट भी करा दिया। तो इसकी वजह से मेरे पास दिस इज वाई दीज आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल्स। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक सब रूटीन है यहाँ पे, प्रोसीजर ग्लोबल टेस्ट, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल और बना रहा हूँ num3 के नाम से, बट ये डिक्लेरेशन चूंकि ग्लोबल टेस्ट प्रोसीजर के अंदर हुई है, दैट मीन्स इट्स अ लोकल वेरिएबल। num3 की जो एग्जिस्टेंस है इस सब रूटीन के बाहर है ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे num3 डिक्लेयर करने के बाद num3 को दे दूँ तो 300, num1 जो कि ग्लोबल वेरिएबल उसको दे दिया मैंने 100, num2 जो कि ग्लोबल वेरिएबल उसको दे दिया 200। तो विद इन सब रूटीन में क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इनसाइड आपके पास आउटपुट होगा num1 जिसके नतीजे में आपके पास 100, num2 जिसके नतीजे में 200, num3 जिसके नतीजे में 300 आउटपुट होगा विद इन द सब रूटीन। और फिर जब ये प्रोसीजर खत्म होगा, अब मैं फिर सब रूटीन के बाहर, एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर आउटसाइड द सब रूटीन, मैं प्रिंट कर रहा हूँ आफ्टर num1 num2 एंड आउटपुट num3। अब देखो इसमें होगा क्या, चूंकि विद इन सब रूटीन num1 के अंदर मैंने नई वैल्यू रख दी है, तो वो अब num1 100 हो गया है, ठीक है। क्योंकि num1 was a global variable, any change made to the global variable from inside the subroutine will be reflected upon everywhere. So अगर num1 के अंदर सबरूटीन के अंदर 100 हुआ है, तो वो num1 जहां भी यूज होगा वो 100 ही शो करेगा। इस तरह num2 भी ग्लोबल वेरिएबल है, उसके अंदर सबरूटीन के अंदर 200 रखा गया तो num2 अब भी 200 है। लेकिन इसके नतीजे में क्या होगा, आउटपुट num3, इसके नतीजे में एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, बिकॉज num3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है सब रूटीन के बाहर, इस ग्लोबल टेस्ट के बाहर num3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो मैं चूंकि सब रूटीन के बाहर num3 यूज कर रहा हूं, तो वो एरर देगा जनाब undefined variable num3 because it does not know what num3 is. num3 existed and existence उसकी within subroutine थी, that's it. It was a local variable. So this is your difference between global and local variables. फाइनली आपके पास कुछ क्या कहते हैं, लाइब्रेरी रूटीन्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब लाइब्रेरी रूटीन्स आपके पास फॉर एग्जांपल एक मॉड का फंक्शन है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। डिव का फंक्शन है राउंड। राउंड क्या करता है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल डिव क्या करेगा, डिव 10 डिव 3, ये आपके पास 10 और 3 की डिवीजन में जो होल डिवीजन है वो आंसर रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। सो इसका आंसर 3 आएगा फॉर एग्जाम्पल। इस तरह डेव मॉड 10 मॉड 3 का मतलब है इसमें आंसर 1 आएगा, बिकॉज 10 3 की डिवीजन का जो रिमाइंडर आ रहा है जो कि 1 आएगा वो ही रिटर्न कर देगा। फाइनली ये राउंड का फंक्शन क्या करता है कि इस रियल नंबर को इतने प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर देते हैं। सो इस 69734 को 354 को 2 प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर देगा। फाइनली ये आपके पास रैंडम की सब रूटीन है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 0 और 1, और 0 और 1 इसमें शामिल होते हैं। इसका मतलब ये कि ये हमेशा रियल नंबर जनरेट करेगा, 0 और 1 के दरम्यान तो रियल नंबर ही होते हैं ना, तो ये रैंडम जो है आपके रियल नंबर जनरेट करता है, ठीक है। ये जनरेट कर देगा 0.5 0.65 इस तरीके से, ठीक है ना, और 0 1 भी शामिल होगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट एरेज। हमारे पास एरे क्यों होता है कि अगर आपका एक इट्स अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप, यानी अगर आपने तमाम नंबर सेव करने हैं और उनका आपस में कोई लिंक भी बन रहा है अपने प्रॉब्लम में, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग से फॉर एग्जांपल 10 वैल्यूज के लिए 10 वेरिएबल्स बनाने के बजाय एक एरे बनाई जा सकती है जिसका एक ही नाम रखेंगे और उसके अंदर 10 डिफरेंट पोजीशंस पे 10 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। एरे तभी यूज किया जाता है जब आपने मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा सेव करना है, डाटा का टाइप सेम है और उनका आपस में लिंक भी है। तो इसमें आपका फायदा ये हो जाता है कि एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आप डाटा कलेक्शन, डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा का कलेक्शन बना सकते हैं और उस तमाम के तमाम कलेक्शन को आप एक ही आइडेंटिफायर उसके एरे के नाम से रेफर कर सकते हैं। एरेज आपके पास दो किस्म की होती हैं, एक आपकी वन डायमेंशनल एरे होती है और एक आपकी टू डायमेंशनल एरे होती है। वन डायमेंशनल एरे जो है वो या तो एक सिंगल रो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक सिंगल कॉलम बना हुआ है, इस तरह का एक सिंगल रो भी हो सकता है। वेयर आपके पास टू डे एरे जो है ना, उसके अंदर आपके पास रोज एंड कॉलम्स दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अब एरे इस्तेमाल के लिए आपको एरे की डिक्लेरेशन, उनकी डिफरेंट पोजीशंस पे इनपुट और इंडिविजुअल पोजीशंस को एक्सेस करने का थ्रू एरे इंडेक्सिंग, वो आपको स्केल आना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 2, ठीक है ना।
लेट्स लुक एट द वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का तरीकेकार क्या है? डिक्लेयर का वर्ड आएगा, फिर एरे का नाम आएगा जो आपने रखना है, यहाँ पे आ जाएगा ऑफ टाइप विच इज एन एरे, साइज इंडेक्स पोजीशन यानी उसकी पहली पोजीशन 0 पोजीशन होगी और चार चौथी आखिरी पोजीशन होगी, विच मीन्स कि ये मेरा एरे जो है 5 साइज का होगा, 0 से लेके 4 इज 5 पोजिशन। सो इसका मतलब है आपने एरे का साइज स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट इंडेक्स पोजीशन टू द लार्जेस्ट इंडेक्स पोजीशन आपने डिफाइन कर दिया, और फिर ऑफ उसकी टाइप आ जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के बाद मेरे पास एक एरे डिफाइन होगी जिसका नाम है माई एरे of size 5 with index positions ranging from 0 to 4, and my array will hold up 5 integer values। ठीक है ना? This is what this statement states। Now for example मैंने अभी array बनाई है, इसके अंदर मैंने values input करनी है, तो मैंने बार बार input करना पड़ेगा, 5 दफ़ा input करना पड़ेगा। तो 5 दफ़ा अलग अलग inputs लेने के बजाय आप ये एक loop लगा सकते हैं। तो आप गौर करिएगा मैंने यहाँ पे एक loop लगाया for count 0 to 4 anything that you want to do repeatedly and you, तो आप लूप चाहेंगे। इनफैक्ट इफ आई न्यू हाउ मेनी टाइम्स इट्स बी रिपीटिंग, जैसे कि मुझे यहाँ पे पता है कि 5 दफ़ा लूप चलना है, तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर काउंट 0 to 4 बिकॉज मेरी इंडेक्स पोजिशन 0 to 4 है। अगर आपने एरे में 1 to 5 डिफाइन किया होता तो फिर अब आपने थ्रू आउट द प्रोग्राम वन इंडेक्स ही फॉलो करना है, ठीक है ना? लेकिन चूंकि मैंने डेफिनेशन में 0 to 4 रखा था, तो मैं अब आगे जाके 0 to 4 ही यूज करूंगा, 0 इंडेक्स यूज करूंगा। इनपुट एंटर नंबर, आपने एंटर नंबर कराना है, ये प्रॉम्प्ट शो करना है, और आपने दिस इज व्हाट इज एरे इंडेक्सिंग, ठीक है ना? दिस इज एरे इंडेक्सिंग। माय एरे, मेरी एरे का नाम, उसकी उस वक्त की जो काउंट की पोजीशन है, आपने जो भी वैल्यू इनपुट करनी है वहां पे स्टोर कर दें। सो जाहिर है काउंटर जब पहली दफा चलेगा तो काउंटर 0 होगा। तो इसका मतलब है जो भी यूजर इनपुट कर रहेगा माई एरे की 0th पोजीशन पे रख देंगे, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा, अगली दफा इनपुट लेंगे आपका काउंट 1 हो चुका है, वो आपने माई एरे की 1 पोजीशन पे यानी कि सेकंड प्लेस में सेव कर दिया, नेक्स्ट किया, एंटर अ नंबर, अब आपके पास काउंट 2 हो गया, माई एरे काउंट की 2 पोजीशन में आपने सेव कर दिया। और इस तरीके से आपने इनपुट्स लिए हैं 5। एंड लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल आपने जो इनपुट सीक्वेंस था वो ये था 5 2 9 7 एंड 8, और आपके पास 5 2 9 सॉरी 17 और 8, ये आपके पास 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 और 4 पोजीशन पे ये वैल्यू स्टोर हो गई है। नाउ इफ आई वांट टू एक्सेस ओनली वन पर्टिकुलर प्लेस, तो मुझे सिर्फ उसकी इंडेक्स पोजीशन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 4th इंडेक्स पोजीशन एक्सेस करना है, 0 इंडेक्स है, दैट मींस इंडेक्स पोजीशन 3 की बात हो रही है। सो मैं अगर आउटपुट माई एरे 3 करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा 17 स्क्रीन पे आउटपुट हो जाएगा, बिकॉज द थर्ड पोजीशन के अंदर कंटेंट्स माई एरे की थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 17। थर्ड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज 0 इंडेक्स है, तो बेसिकली इट्स द 4th पोजीशन। अच्छा जी, इसी तरह दिस इज व्हाट इज नोन एज अ 2D एरे, ठीक है ना? 2D एरे में आपके पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, पाइथन में इसको एरे ऑफ एरेज भी कहा जाता है, ठीक है? अब ये देखिए मैंने एरे डिक्लेयर करनी है 2D वाली, तो उसके लिए तरीकेकार क्या होता है, डिक्लेयर माई 2D एरे, एरे का नाम, ऑफ टाइप एरे, इसके अंदर जनाब वाला 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है? सो पहली जो आपको रेंज डिफाइन हो रही है इंडेक्स वैल्यूज की, दैट इज फॉर द रोज, एंड जो दूसरी रेंज डिफाइन हो रही है दैट्स फॉर द कॉलम्स। और चूंकि ये भी एक एरे, सादी एरे की तरह ये भी काम करता है, दैट मीन्स कि हर इंडेक्स पोजीशन पे एक ही डेटा टाइप के वैल्यूज हो सकती हैं। सो हमने क्या भी किया है कि एक 2D एरे ऑफ टाइप इंटीजर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ इसको इसको इनपुट करने के लिए, यानी इस तरह की 2D एरे को इनपुट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो है ना नेस्टेड लूप चाहिए होगा। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप ऐसा लूप होता है जिसकी बाहर वाले लूप की एक साइकिल में अंदर वाला लूप पूरा का पूरा चल के फारिग हो जाता है। सो इसका मतलब ये कि जब मेरा रो 0 था ना, मेरे बाय द वे काउंटर के जो वैल्यूज हैं, मैं काउंटर नहीं यूज कर रहा, मैं रो और कॉलम नामी वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ, दैट्स अप टू यू, ठीक है ना? इट मेक्स मोर सेंस हियर कि रो और कॉलम यूज करें। यानी कि मेरा जब रो 0 है तो मेरा कॉलम जो है वो 0 से 3 तक खत्म हो चुका होगा, यानी ये लूप जो है ना ये 4 दफा चल चुका होगा। उसके बाद जब मेरा रो वाला बाहर वाला लूप अगली दफा चलेगा तो अंदर वाला लूप 4 दफा चल चुका होगा। सो फॉर एवरी साइकिल आउटसाइड मेरा अंदर वाला लूप पूरी तरह चल के खत्म होता है। सो बाहर वाले एक साइकिल में अंदर वाला लूप 4 दफा चल चुके खत्म हुआ है, फिर बाहर वाला एक साइकिल अंदर वाला लूप 4 दफा चल के खत्म हो गया, विच मीन्स कि मेरे पास अगर रोज 3 है और कॉलम्स जो हैं वो आपके पास 4 हैं, तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये 12 दफा चलेगी, बिकॉज मैं पहले इस लूप के लिए, बाहर वाले लूप के एक साइकिल के लिए अंदर वाला लूप पहली दफा चला रहा हूँ, पूरा चला रहा हूँ, तो ये 4 दफा चला, फिर बाहर वाला लूप इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये 4 दफा चला, फिर बाहर वाला लूप इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये 4 दफा चला, दैट मीन्स कि ये वाली लाइन 12 दफा चली होगी। और मैं जो इनपुट कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे 2D एरे में इंडेक्सिंग में थोड़ा सा चेंज है।
1D एरे में आपको इंडेक्सिंग के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्सिंग करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए होती है, यानी कि कौन सी रो की कौन सी कॉलम आपने एक्सेस करना है टू रीच वन वैल्यू। इंडेक्सिंग इज ऑलवेज यूज्ड व्हेन यू वांट टू नैरो डाउन टू अ सिंगल वैल्यू इन अ लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज इन एन एरे। तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग के लिए ये भी बताना पड़ेगा, अच्छा जनाब रो भी ये थी, उसकी कॉलम ये थी, वहां पे मैंने डाटा एक्सेस करना है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अब एरे अपनी पॉपुलेट कर रहा हूँ, मैं एरे के अंदर डाटा एंटर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि यूजर से इनपुट करा दूंगा जो भी उस वक्त मेरा रो और कॉलम की पोजीशन है, उस पोजीशन पे जाके डाटा स्टोर हो जाएगा। कॉलम को इंक्रीमेंट करो, फिर उसी रो की अगली कॉलम में इनपुट लो, फिर कॉलम इंक्रीमेंट करो, उसी रो की अगली कॉलम पे इनपुट करो जब तक मेरी कॉलम्स खत्म ना हो जाए। जब मेरी कॉलम्स खत्म हो जाएंगी तो मैं रो को इंक्रीमेंट करूंगा एंड आई विल रिपीट द होल प्रोसेस अगेन फॉर द सेकंड रो, ठीक है ना। अब फर्ज करें कि मैंने इस सीक्वेंस में इनपुट्स किए हैं 5 2 9 17 सो सो फोर्थ, ठीक है ना। तो मेरे पास जब रो जीरो था तो कॉलम जीरो पे 5 चला गया, रो जीरो था कॉलम वन में 2 चला गया, रो जीरो कॉलम थ्री में 9 चला गया, रो जीरो सॉरी जीरो कॉलम में आपके जीरो रो की जीरो कॉलम में 5, जीरो रो की वन कॉलम में 2, जीरो रो की कॉलम 3 कॉलम में आपके पास 9, ठीक है। जब आपके पास अंदर वाला कॉलम वाला रूप खत्म हो गया फिर रो इंक्रीमेंट हो गया, मेरा रो वन हो गया। रो वन की कॉलम जीरो पे 8, रो वन की कॉलम वन में 16, रो वन की कॉलम टू में 18 सो एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी 2D एरे खत्म पूरी भर जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपने इंडेक्सिंग करनी है 2D एरे में तो आप अगेन वो एरे का नाम और किस रो की किस कॉलम को एक्सेस करना है। सो अगर मैंने रो नंबर वन की कॉलम टू को एक्सेस करना है तो रो नंबर वन की कॉलम नंबर टू इज दिस वन, ठीक है, ये रो नंबर वन और उसकी कॉलम नंबर टू। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू राइट हियर, ठीक है, ये आपके पास 18, सो आपका 18 आउटपुट हो जाएगा। तो ये था जनाब आपकी 2D एरे की वर्किंग। And finally, final thing in this pseudocode यानी कि ट्यूटोरियल इज योर फाइल हैंडलिंग, ठीक है ना। अब फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी प्रोग्राम डाटा आप यूज कर रहे हैं वो तो रैम में पड़ा है, रैम तो वॉलेटाइल होता है विच मीन्स कि डाटा इज नॉट परमानेंटली स्टोर्ड। एज सून एज माई कंप्यूटर टर्न्स ऑफ द डाटा इन ऑल द रैम विल बी डिलीटेड। सो अगर आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं परमानेंटली तो आपको किसी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की चाहिए जरूरत होती है। और यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हमारे पास जो मोर कॉमनली यूज्ड है वो आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। अब हार्ड डिस्क में अगर आपने डाटा परमानेंटली सेव करना है तो यू हैव टू एम्प्लॉय अ सीक्वेंस ऑफ स्किल्स नोन एज फाइल हैंडलिंग। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपका डाटा जो भी होगा वो आप एज ए टेक्स्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपनी एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, जितनी दफा आप डाटा लिखोगे वो टेक्स्ट फाइल की एक स्ट्रिंग की लाइन बन जाएगी। सो अगर आपने 10 दफा लाइंस लिखी हैं तो आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर 10 लाइनें लिखी गई होंगी और ऑल आर कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बिकॉज दे हैव टू एंड अप इन अ टेक्स्ट फाइल। आपका डाटा जिस मर्जी टाइप का हो ओरिजिनली, जब आप उसको टेक्स्ट फाइल में लिख देंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा। सो अगर आपने उसको दोबारा कल को यूज करना है बिकॉज वो परमानेंटली सेव तो हो गया, तो अगर वो इंटीजर डाटा था तो आपको स्ट्रिंग से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। वो आप बाद में डिटेल से देखेंगे जब आपके पास फाइल जो है ना वो सॉरी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नाउ अब आपके पास फाइल के अंदर क्या क्या अपने ऑपरेशंस करने हैं, आपने टेक्स्ट फाइल के अंदर कुछ लिखना है और आपने टेक्स्ट फाइल से कुछ रीड करना है, दैट्स इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटैक्स फॉर राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। पहले तो बात ये कि जो आपकी टेक्स्ट फाइल आपने क्रिएट करनी है राइटिंग के लिए, आप उसका नाम आपको चाहिए, ठीक है। सो इन दिस केस मैंने जो टेक्स्ट फाइल का नाम रखना है हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो आपने राइटिंग के लिए उसको, यानी जब आप राइट मोड में कोड लिखोगे तो इस नाम की टेक्स्ट फाइल बना देगा। लेकिन अगर वो पहले से टेक्स्ट फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर उसको खोल के उसके अंदर डाटा लिख देगा, ठीक है ना। सो मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है जिसमें मैंने टेक्स्ट फाइल अपना सेव कर दिया माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और उस पूरी की इस पूरी स्ट्रिंग को मैंने इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है मुझे बार बार अपना फाइल नेम लिखना पड़े, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कंप्लीट स्ट्रिंग मैं सिर्फ छोटा सा वर्ड फाइल लिख करके अपना काम चला सकता, ठीक है ना। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जब आपको फाइल नेम में पता चल गया तो आप अपनी फाइल को ओपन करोगे राइट मोड में, ठीक है। राइट मोड क्यों, बिकॉज आई वांट टू राइट समथिंग। तो फाइल ओपन फाइल और उसके बाद आपके पास जो मोड है वो राइट मोड होगा बिकॉज यू वांट टू राइट डाटा। फिर आप यूजर से पूछते हैं कि यार आपने इनपुट क्या करना है, इनपुट एंटर द लाइन, और जो भी यूजर एंटर करेगा वो लाइन में चला जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया माई फर्स्ट लाइन, तो यूजर ने ये एंटर किया माई फर्स्ट लाइन, ये अब ये पूरी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द स्पेसेस इज नाउ सेव्ड इन दिस वेरिएबल।
अब आप चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन लिखी जाए माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी में, उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट फाइल, कौन सी वाली फाइल, जो ये वाली फाइल है इसके अंदर ये चीज़ है, यानी इस फाइल का नाम यहाँ पे सेव हुआ है। राइट फाइल कौन सी फाइल, ये फाइल नेम है, और लिखना क्या है, जो लाइन लिखनी है वो लाइन के अंदर पड़ी हुई है। सो इस जब आप ये काम करोगे तो इस फाइल के अंदर ये लाइन लिखी जाएगी। जब आपने एक दफ़ा लिख दिया, क्लोज फाइल करने का मतलब है उसको डाटा को परमानेंटली सेव कर लिया जाए। तो फिर यहाँ पे आपके पास देखें, ये अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम करें कि ये नोटपैड खुला हुआ है और माई टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी की स्क्रीन खुली हुई है, तो इस लाइन के बाद, इन दोनों लाइंस के बाद आपकी टेक्स्ट फाइल में ये लाइन आपको सबसे ऊपर लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी राइट अ फाइल। इफ यू वांट टू राइट मेनी लाइंस, तो ये जो इनपुट और राइट फाइल की जो कमांड है ना, ये आपको बार बार करनी पड़ेगी। आपको फाइल को बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, ना आपको क्लोज करने की बार बार जरूरत है। आपको बस राइट फाइल बार बार करना पड़ता है फॉर एवरी लाइन दैट यू राइट। सो इफ यू वांट टू डू दिस अगेन इन अ लूप, तो आपको ये लूप में ये दोनों लाइन लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। फाइनल थिंग, अगर आपने इसी को रिवर्स करना है, डाटा रीड करना है, ठीक है ना, तो रीड के लिए हम क्या करते हैं कि वही फाइल नेम मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फाइल नेम इस वेरिएबल में रख दिया। अब मेरा जो फाइल ओपनिंग मोड है वो रीड मोड होगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि हम ओपन फाइल के कीवर्ड डालते हैं, फाइल मेरी नेम ऑफ द फाइल है। अब मोड क्या होगा, इंस्टेड ऑफ राइट विच इज बिफोर, या मैंने राइट मोड यूज किया था, अब हम रीड मोड यूज करेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फाइल में से, यानी मेरी टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी में से एक लाइन पढ़नी है। वो लाइन पढ़ के हम इस वेरिएबल में रख देते हैं, और फिर मैं उस लाइन में जो पढ़ी गई है उसको मैं आउटपुट कर दूंगा। सो वो क्या करेगा, ऊपर से जो लाइन पहली नजर आ रही है उसको वो लाइन में रख देगा और उसको आउटपुट कर देगा। क्योंकि इसमें लाइन है ही एक फिलहाल, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा माई फर्स्ट लाइन, वो आपका आउटपुट हो जाएगा, और उसके बाद आप क्लोज कर दें इसको फाइल को दोबारा। तो ये है आपका रीड मोड का सिंटैक्स, पॉसिबल सिंटैक्स। ठीक है ना। अच्छा जी, ये अब आपके पास जो क्या कहते हैं कि मैं एक ना लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फॉर इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, सिंपल से एल्गोरिदम है। ठीक है। तो उससे आप इंसर्शन सॉर्ट और सॉरी इंसर्शन सॉर्ट नहीं, लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट जो है वो आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी ये है कि आपके सूडो कोड में सारे ये स्टेटमेंट्स हैं। आपके पास जो पेपर के एंड में जो क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, उसमें आपने यही जो आपने इस पूरे लेक्चर सीरीज में जो चीज़ें यूज़ की हैं, आपने उन्हीं को वहाँ पे यूज़ करके आना है। ठीक है। चलें जी, थैंक यू।